हम बात कर रहे थे अल्केन्स की, अल्केन्स पढ़ रहे थे। तो अल्केन्स की पहली बात कि वो ओपन चेन होते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वो सेचुरेटेड होते हैं। उसके बाद उनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, इसमें n कार्बन को शो करता है, कार्बन का नंबर कितना है। उसके बाद अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। हर कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री होगी। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी जो मुफासला है कार्बन के न्यूक्लियस का कार्बन के न्यूक्लियस तक। कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। यानी कार्बन के न्यूक्लियस का हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है, ये जो मुफासला है वो 1.09 होता है, ठीक है। अब दूसरी बात कि कार्बन कार्बन भी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो इस वजह से जो अल्केन्स हैं वो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो ये हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी की वजह से आल्सो कॉल्ड, इनको कहते हैं पैराफिन्स, आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अब दो वर्ड हैं, दो वर्ड कौन से हैं? पैरा मीन्स लिटिल, पैरा मीन्स लिटिल, एफिन्स मीन्स एबिलिटी। इट मीन्स के बिकॉज ऑफ देयर हाई स्टेबिलिटी दे हैव लिटिल एबिलिटी टू रिएक्ट, इनके रिएक्ट करने की एबिलिटीज बहुत कम होती है, ये हाईली स्टेबल होते हैं, इस वजह से इनको पैराफिन्स कहते हैं। हमें ये पता है कि अल्केन इज द ओनली फैमिली जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, कोई एक्टिव साइट नहीं होती। जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एक जैसे होते हैं। तो इसमें इस वजह से कोई भी इसका जो प्रॉपर एक रिएक्टिव साइट नहीं होती, सारे कार्बन एक जैसे रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन में जरूर फर्क होता है, पर इनकी जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं, वो सेम होती हैं। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, ऑलमोस्ट हम कर चुके थे कि अल्केन्स पहली बात के नॉन पोलर होते हैं। पहली बात क्या होते हैं? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर हम किसको बुलाते हैं? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो कम हो, कम होने की वजह से इन पे चार्जेस डेवलप नहीं होती, जीरो चार्ज है। नॉन पोलर यानी कोई ना पॉजिटिव पोल है मॉलिक्यूल में, ना कोई नेगेटिव पोल है। अगर पोल्स होते हैं तो फिर उस मॉलिक्यूल को पोलर कहते हैं, हैविंग पोल्स। और पोलर मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड अ डायपोल, यानी उसमें दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसको तो कहते हैं डायपोल, ठीक है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होती। चार्ज ना होने की वजह से इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है। क्या होती है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब ये फोर्स जो है, ये फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, कमजोर में कमजोर, वीकेस्ट फोर्स। सबसे ज्यादा वीक फोर्स यही होती है। अब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो मॉलिक्यूल इजीली एवापोरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी पोलर कंपाउंड होंगे एक जैसे मास वाले, उनसे इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम। दूसरी बात, जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखें, जो पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे ही हम उनको पोलर सॉल्वेंट में सच एज वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर क्या करता है कि अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक पोलर सॉल्वेंट को एबिलिटी होती है कि वो सॉल्यूट पार्टिकल के आयनाइज करके उसको डिसोसिएट करके खुद में डिसॉल्व करती है, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड जो है उसको सॉल्वेंट ही जो है क्या करती है? उसके बॉन्ड तोड़ के देती है, हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती। अब ये कंपाउंड नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे पर उनके बॉन्ड नहीं टूटते, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। फॉर दिस रीजन जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शन स्लो होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट हेल्प नहीं करती बॉन्ड तोड़ने में, हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात, अल्केन्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन सी भाई? बेंजीन हो गई। कौन सी भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई, ईथर हो गई, मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो एसीटोन हो गया। ये कुछ ऐसी कॉमन सॉल्वेंट हैं जिनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
थोड़ी नॉन पोलर, थोड़ी मॉडरेटली पोलर, उनमें आपके अल्केन जो है वो डिजोल्व हो जाएंगे। और जो पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर है, तो वाटर में डिजोल्व होने के लिए कंपाउंड को पोलर होना पड़ेगा, तो ये नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से पानी में डिजोल्व नहीं होते। अगर ऐसा होता, पानी में ये डिजोल्व होते, तो हमें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के अंदर पानी मिलता, डीजल के अंदर पानी मिलता, पर शुक्र है ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज वेरी लो। मैंने आपको बताया कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, इट इज मेजरमेंट ऑफ कोहेसिव फोर्स के मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कितनी स्ट्रांग है। जितनी स्ट्रांग होगी उतनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन एटम की, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज हो। आगे आते हैं, तो स्ट्रेट चेन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांच चेन से ज्यादा होती है। उस दिन हमने डिस्कस किया था। देखें, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो पहला फैक्टर है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने उस दिन देखा था कि भाई पहला मीथेन होगा, फिर इथेन होगा, फिर प्रोपेन होगा, ठीक है, फिर ब्यूटेन होगा, फिर पेंटेन होगा, फिर हेक्सेन होगा। तो आप देखें कि CH2 जो है ये फ्रेगमेंट मिथाइलिन ग्रुप नीचे आएंगे, बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएंगे, इंक्रीज होगा, कम होता जाएगा। 14 मास नीचे इंक्रीज होगा, ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप होमोलॉगस सीरीज में ऊपर से नीचे आओगे, तो आप नोट करोगे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, 14 मास इंक्रीज हो रहा है। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर मास पे। तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज। जब लंदन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितनी बढ़ती जाएगी। जो डिफरेंस आता है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आता है जब आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर आते हो। जब आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर आते हो तो जो डिफरेंस आता है कितना आता है? 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये खाली एक फैक्टर नहीं है जिसपे डिपेंड करती है। उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखें, अब जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, तो मास के साथ साइज भी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की। और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ रहे हैं। अब जब ये सारे फिक्स होंगे, एक जैसे होंगे, देन सरफेस एरिया। ठीक है, थोड़ा सा सरफेस एरिया को एक्सप्लेन करें। उस दिन किया था, एक मरतबा फिर कर लेते हैं। चले, मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता। ये एनपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, एंड इट इज नियोपेंटेन। आप नोट करें कि सरफेस एरिया जो है कम हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है व्हाइल मूविंग फ्रॉम एनपेंटेन। एनपेंटेन से कहां आ रहे हैं? आइसो से कहां आ रहे हैं? नियो। ठीक है, अब देखें ये सारे C5 और H12 है, सबका मास जो है कितना है? 72 AMU है। ठीक है, सबका मास सेम है, पर सरफेस एरिया में फर्क है। सरफेस एरिया में फर्क है। तो स्ट्रेट चेन का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसकी जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है इससे स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, साइड चेन बढ़ती जाएंगी, तो आपका जो कंपाउंड है वो कंपैक्ट होता जाएगा, साइज छोटी होती जाएगी, और उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इस वजह से फिर क्या होगा कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स वीक पड़ेगी। यही चीज, एक चीज आप यहाँ पे एक और भी चीज डिस्कस करते चले कि अगर आपके पास एन प्रोपेन है और आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन ज्यादा जगह घेर रहा है? एन पेंटेन। तो यहाँ पे भी जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है इसकी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। इसकी क्या होगी? बिट वीक होगी, थोड़ी सी कमजोर होगी, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड का जो सरफेस एरिया है वो क्या पड़ेगा? स्मॉल पड़ेगा। तो अगर आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड की मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन से कंपेयर करते हो तो किसकी ज्यादा होगी? स्ट्रेट वाले की। अगर आप ओपन चेन और साइक्लिक की करते हैं तो फिर किसकी होगी? ओपन चेन। ठीक है, ये थोड़ा जहन में रखना है आप लोगों ने। उसके बाद क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं, बुक क्या कहता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इज हायर देन दैट ऑफ ब्रांच चेन। अब डिफरेंस क्या आता है? मोर एक्सटेंडेड, ग्रेटर सरफेस एरिया का डिफरेंस है। अल्केन्स विथ C1 to C4 गैसेज होते हैं, 17 तक लिक्विड होते हैं, 17 से ऊपर वैक्सी सॉलिड होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी साइक्लोअल्केन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो लिक्विड होते हैं, वाइल साइक्लोपेंटेन
अब रिंग जो स्टेबल होती है वो 5 से लेके 10 मेंबर तक, सॉरी रिंग जो एग्जिस्ट करती है वो 3 से लेके 10 मेंबर तक, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से आपको जो भी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड मिलेंगे उसमें 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर होती है। तो आप कार्बोहाइड्रेट पे चले जाएं तो आपको क्या मिलेगा, आपको ग्लूकोज की जो पायरेनोज रिंग है वो ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू फ्यूरानोज रिंग, यानी जो आपके फ्रक्टोज हैं या कीटोज शुगर है वो थोड़ी कम होती हैं, जो आपकी एल्डोजिस शुगर है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो ज्यादातर जो पॉलीमर्स हैं, आपका ग्लाइकोजन हो गया, आपका जो है स्टार्च हो गया, स्टार्च में फिर अमाइलोपेक्टिन हो गया, अमाइलोज हो गया, ठीक है, या कैटिन हो गया, ये सारे जो है आपको इसमें 6 मेंबर रिंग्स मिलेंगी। तो 6 मेंबर रिंग में क्या होता है आगे चल के हम देखेंगे, तो उसकी रिंग स्ट्रेन कम होती है। रिंग स्ट्रेन क्या होती है उसको थोड़ा आगे चल के हम रिएक्टिविटी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि रिंग शार्ट होती है। यहाँ पे देखें अल्केन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। sp3 में एंगल क्या होनी चाहिए, 109 इधर आती है, इतनी सारी एंगल कंप्रेस है, यानी इस एंगल को इधर होना चाहिए था, इधर एंगल कितनी है 90 है, 90, ठीक है, 90 भी नहीं है 60 है, ठीक है, होनी कितनी चाहिए थी 109, 49 डिग्री जो है आपकी एंगल कंप्रेस है, इधर होना चाहिए था, बांड को इधर आके खड़ा हुआ है इस जगह पे साइक्लोप्रोपेन में। इस एंगल को कम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर आप एन प्रोपेन को, ओपन चेन प्रोपेन को साइक्लोप्रोपेन से कंपेयर करोगे तो साइक्लोप्रोपेन ज्यादा स्टेबल होगा कि रिएक्टिव होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा, रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्योंकि थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में जाएं तो क्या होता है, अगर रिएक्शन प्रोफाइल, रिएक्शन कैसे होता है, ये एवरेज एनर्जी है, ठीक है, इधर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब तक मॉलिक्यूल यहां नहीं आता, इतनी एनर्जी उसके पास नहीं है, तब तक रिएक्शन नहीं होता। तो जिसकी ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है तो उसको थोड़ी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए रिएक्ट करने के लिए। इस मॉलिक्यूल को जिसकी कम एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए। तो अगर ये आपका ओपन चेन एन प्रोपेन है तो ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होगी, कम होगी। चलें इसको इधर ही रहने देते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन ठीक है, ये हो गया, साइक्लोप्रोपेन मोर स्टेबल, ये वो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोअल्केन इज लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रेट चेन एज कंपेयर टू, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि आपकी जो रिंग स्ट्रेन है, ठीक है, अब ये तो केमिकल प्रॉपर्टी में यूज होती है, इनकी साइज जो है वो छोटी है, सरफेस एरिया कम है, ठीक है, मेन बात ये है। अब इसको सेव करते हैं, कर लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की बात पे। स्ट्रक्चर की बात करें तो इधर ही बनाते हैं। इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, अगर आपके पास मीथेन है, ठीक है, अगर आपके पास क्या चीज है, मीथेन, तो मीथेन में क्या होगा, एक ही कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे होती है, एक ऑर्बिटल 109 पे दूसरी, 109 पे तीसरी, 109 पे चौथी, हर ऑर्बिटल sp3 है भाई, sp3 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 और sp3। एक चीज ध्यान में रखें कि जब मॉलिक्यूल होता है तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा जो हाइब्रिडाइज होगा, और कौन हाइब्रिडाइज होगा, जिसकी वैलेंसी दूसरे से ज्यादा होगी। कार्बन टेट्रावेलेंट है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होती है, किससे मिक्स करें, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होती हैं जो मिक्स होंगी, एक s और 3 p, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है जिसमें s ऑर्बिटल होती है। और दूसरी बात जहन में रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बांड बनाते हैं। तो अल्केन में जितने भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बांड होंगे, सारे बांड क्या होंगे, सिग्मा होंगे, ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि ईच कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बांड है, ये तो आप समझ गए। कैसे बना, लीनियर ओवरलैपिंग से, लीनियर ओवरलैपिंग से, कौन सी ऑर्बिटल से, sp3 किसकी, ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ये वाली, ठीक है। तो इधर अगर 1 बाय 1 मॉलिक्यूल बनाए तो ये कार्बन है आपका, कार्बन के बाद एक हाइड्रोजन, 109 पे दूसरा हाइड्रोजन, 109 पे तीसरा, 109 पे चौथा हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल क्या होगा, टेट्राहेड्रल।
मॉलिक्यूल क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितनी होगी, 109 डिग्री, और मॉलिक्यूल होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। यहां तक क्लियर है? इसको मैं सेव करूं तो दो बातें बताएं मुझे। सिंपल सी बात है कि जितने भी कार्बन होंगे, ये तो मीथेन है, अगर इथेन बनाएंगे तो 2 कार्बन होंगे, पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, अब कार्बन के पास sp3, दूसरे कार्बन के पास भी sp3, तो पहला बॉन्ड बनेगा sp3 से, बाकी कितने बचे, 6 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे 3 दूसरे पे, वो 6 बॉन्ड कैसे बनेंगे, sp3 कार्बन का एसिस का, वो बनाते हैं, तो हर कार्बन sp3 होता है, तो कार्बन अपनी sp3 ऑर्बिटल यूज करेगा, हाइड्रोजन अपनी s ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन पहले ही डिसाइड कर लेती है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हो जाती है। अब जब बॉन्ड बनेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना शेप जो रिटेन करती है वही शेप होगा मॉलिक्यूल का, तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। ये तो बात हो गई मीथेन की। अब आते हैं कि हमारे पास इथेन है, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथेन की। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, फार्मूला क्या है, C2H6। पहले तो 2 बॉन्ड बनाने हैं, कौन से, कार्बन कार्बन, उसके बाद हर कार्बन पे क्या लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन। अब देखिए सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब देखिए टोटल 2 किस्म के सिग्मा बॉन्ड हैं, एक है आपका कार्बन कार्बन सिग्मा, दूसरा है आपका कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, ठीक है। अब थोड़ा इस पे आते हैं, तो हर कार्बन क्या होगा, sp3 है बटा, कह रहे हैं भाई एक कार्बन, ये दूसरी ऑर्बिटल, ये तीसरी, ये चौथी ऑर्बिटल, फिर ये दूसरा कार्बन, उसकी sp3, दूसरी sp3, तीसरी sp3, चौथी sp3। अब ये जो पहला बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना किसका, एक कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये भी sp3 और ये भी sp3, अब ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ठीक है। तो ये बॉन्ड पहला पहला बॉन्ड बन गया, कौन सा, वो ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो है ये कार्बन कार्बन और कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। कैसे बना है बता सकते हो, लीनियर ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये लीनियर ओवरलैपिंग किसकी, sp3 ऑफ वन कार्बन एंड sp3 ऑफ अदर कार्बन, कि एक कार्बन की sp3 दूसरे कार्बन की, ये एक कार्बन की sp3 और दूसरे कार्बन की sp3 बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल फ्री हैं, तो 3 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे, 3 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे, तो हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, कौन सी होती है, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होती है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 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 ठीक है। इस तरह से होगा, तो ये बन गया आपका मीथेन मालिक्यूल, इथेन मालिक्यूल, सॉरी। क्या होगा, अब ये जो एंगल है, ठीक है, अब हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा, आप हर कार्बन को इंडिविजुअली डील करोगे, टेट्राहेड्रल, इस कार्बन को ऐसे देखें टेट्राहेड्रल, अब अगर प्रोपेन होगा, तीसरा कार्बन टेट्राहेड्रल, ब्यूटेन होगा, चौथा कार्बन टेट्राहेड्रल, एंगल कितनी होगी, 109। हर कार्बन को अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे टेट्राहेड्रल, एंगल कितनी होती है, 109। जब आप लिखोगे तो आप क्या रिटेन करोगे, आप 90 की एंगल क्या करोगे, रिटेन करोगे, जो कि होती नहीं है। ये चीज ध्यान में रखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि अगर आप 109 की एंगल रखते हो तो आप इस यहाँ पे स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे, तो इस चीज को सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कितनी एंगल रखते हैं, 90 की रखते हैं। ये बात समझ आ गई, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताएं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एंगल कितनी होगी, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोएल्केन पे। साइक्लोएल्केन में वही होगा, वही क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब रिंग स्ट्रेन की बात करते हैं। देखिए अब ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की चश्मी ले, ठीक है, एंगल कितनी होनी चाहिए थी, 109, है कितनी, 60,
तो 109 से 60 का सफर तय करने के लिए क्या होगा, ये जो आपका एलिमेंट है, ये जो बांड है वो उसको क्या करे, खींच रहा है, ठीक है। हमें एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एंगल कंप्रेस करने के लिए, तो इसकी एंगल जो है वो 49.5 डिग्री कंप्रेस्ड है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, खुद ब खुद, भाई ये लोहे की राड है, खुद ब खुद मुड़ेगी नहीं ना, हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। फोर्स में क्या होता है, एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी खर्च करेंगे, फिर क्या हमारी फोर्स क्या करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा, आपकी एनर्जी क्या करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। तो इस एंगल को कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, वर्क चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वर्क होगा तो वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगी, तभी ये वर्क होगा। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी पहले कम थी, बाद में क्या हो जाएगी, ज्यादा। कम कब होगी, जब एंगल कितनी हो, 109। 109 तो है ही नहीं, क्योंकि 3 एटम है, तो एंगल को 60 पे ही रहना होगा। तो ये मॉलिक्यूल हाईली, अगर आपको क्वेश्चन ये हो कि विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्केन, तो इट्स साइक्लोप्रोपेन। तो इससे ज्यादा रिंग कंप्रेशन किसी में नहीं होती, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन में 90 की एंगल होती है, तो एंगल कंप्रेशन कितनी होगी, 29 होगी, ठीक है। 29 नहीं, 19 होगी, ठीक है। इसमें 49, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यही हुआ। तो बुक क्या कहता है कि साइक्लोप्रोपेन इज द सिंपलेस्ट साइक्लोअल्केन विद ring composed of 3 carbon atoms, 6 hydrogen atoms. The carbon atom cyclopropane arranged in trigonal geometry, ठीक है, with an internal angle of 60 degree instead of 109। होनी 109 चाहिए थी, है 60। तो इतनी सारी एंगल कंप्रेस हुई है, तो इट्स क्वाइट स्मॉलर बॉन्ड एंगल व्हिच एग्जिस्ट इन अल्केन। तो इसको हम, ये जो शार्टरिंग एंगल है, इसको कहते हैं रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। और एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो साइक्लोप्रोपेन क्या है, हाईली एनर्जेटिक, क्या होगा, लेस स्टेबल। हाईली एनर्जेटिक एंड क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए भाई, इस चीज को हम सेव करते हैं और बात करते हैं रिएक्टिविटी। अब हम थोड़ा सा पहले ही जिक्र कर चुके हैं, तो अगर आपको अल्केन्स को साइक्लो अल्केन से कंपेयर करना हो, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, साइक्लो अल्केन की। पर छोटे साइक्लो अल्केन जिनमें रिंग स्ट्रेन होती है, साइक्लोहेक्सेन में 0 रिंग स्ट्रेन, 109 एंगल होती है उसकी, ठीक है। तो जिसमें जिस साइक्लो अल्केन में रिंग एक्सटेंड, सॉरी, एंगल एक्सटेंड होगी या एंगल कंप्रेस होगी, इन आइदर केस आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी, ठीक है। एक चीज है। दूसरी बात, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन की बात करें तो हमने थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि अल्केन को पैराफिन्स कहते हैं। 2 वर्ड है, पैरा मीन्स लिटिल, पैरा मीन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन्स एबिलिटी। तो दे हैव, मतलब क्या हुआ, लिटिल एबिलिटी टू रिएक्ट, यानी ये हाईली स्टेबल होते हैं। अब कंपाउंड को रिएक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, भाई एक पाई बांड हो कंपाउंड में, कमजोर बांड हो, जल्दी टूट जाए, इसमें नहीं है। इसमें कार्बन कार्बन भी सिग्मा बांड है और कार्बन हाइड्रोजन भी सिग्मा बांड है। और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बांड कार्बन कार्बन सिग्मा बांड से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज छोटी है, ठीक है। उसके बाद कोई पोलर साइट होनी चाहिए थी, OH ग्रुप लगा हो या कोई हेलोजन एटम लगा हो, नाइट्रो ग्रुप लगा हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे बांड एक जैसे हैं। वैसे हम होमोलॉगस सीरीज में पढ़ते हैं, तो एक ऐसी साइट होती है जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोएटम, इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा हो। अगर 10 कार्बन है, आपके पास डिकेन है, तो 10 के 10 कार्बन एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे, सबके हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। अब किसका जल्दी किसका तेज, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो वो आगे आप रिएक्टिविटी में पढ़ेंगे। पर 10 कार्बन के जो 22 हाइड्रोजन है, 22 के 22 रिप्लेस हो सकते हैं। अगर आपके पास इसकी जगह पे डिकीन होता, तो रिएक्शन सिर्फ डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन पे होता। अब हमारे पास डिकेन है, तो डिकेन में 10 के 10 कार्बन पे आपके रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा रिएक्टिव साइट नहीं है, सारे एक जैसे हैं। तो थोड़ा बुक को पढ़ लेते हैं कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ना इन पे किसी एसिड का असर होता है आम कंडीशन पे, ना बेस का, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ना रिड्यूसिंग एजेंट का। हाउएवर इनके जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्या होते हैं,
सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट माने मींस क्या, अल्टरनेट, हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह पे दूसरा आएगा, क्योंकि अच्छा इसमें एडिशन क्यों नहीं होती, क्योंकि इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। एडिशन तब होती जब ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड होता, इसमें कोई डबल बॉन्ड होता, कार्बन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड ना होती, पर कार्बन तो चारों ही बॉन्ड बना रहा है, तो जब तक एक बॉन्ड टूटेगा नहीं तो दूसरा ग्रुप इन नहीं होगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं कि एक ग्रुप दूसरे को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो alkanes are less reactive under normal condition. This is because they are non-polar in nature. Hence, polar reagent find no reaction site. कि पोलर रिएजेंट के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आके वो रिएक्ट करे। फर्दर मोर स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड रिक्वायर्स हायर बॉन्ड एनर्जी, सो ब्रेकिंग इजीली ब्रेक नहीं होगा। देयर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स कहते हैं। द टर्म पैराफिन इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म लैटिन पेरियम मींस लिटिल एंड एफिन मीनिंग एफिनिटी और एबिलिटी। हाउएवर under certain conditions they undergo halogenation, combustion, cracking, industrial process, ये वैरायटी ऑफ रिएक्शन इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं अपने वर्ड्स में समराइज करूं कि अल्केन्स नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सिर्फ एक ही किस्म का रिएक्शन देते हैं, दैट इज हैलोजिनेशन। दैट इज हैलोजिनेशन, कंबशन होती है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, क्रैकिंग होती है हाई टेम्परेचर पे मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन भी इसमें होती है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटीएम प्रेशर पे। यानी हर फंक्शनल ग्रुप के, हर फैमिली के कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस पे होते हैं, यानी हमें ना हीट देनी पड़े ना कैटलिस्ट यूज करना पड़े। अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं फिर वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो तो उसको, उन रिएक्शन को हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कहते हैं या प्रिंसिपल रिएक्शंस कहते हैं। हर फैमिली के प्रिंसिपल रिएक्शंस होते हैं, तो अल्केन के जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी आम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्केन में अगर कोई रिएक्शन होगा तो दैट इज ओनली हैलोजिनेशन। दैट इज ओनली हैलोजिनेशन, यानी हैलोजन एटम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो हेलो अल्केन बनता है या अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, अच्छा नीचे आए तो रिएक्टिविटी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि साइक्लोअल्केन की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, कि उनमें रिंग स्ट्रेन होती है। तो साइक्लोअल्केन्स आर वेरी सिमिलर टू अल्केन्स रिएक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर द very small ones, especially cyclopropane much more reactive due to bond angle strain। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर उसकी जो है बॉन्ड एंगल कंप्रेशन की वजह से उस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा। ये हो गया। अब हमने, ये तो थी बुकिश बात, अब हमने थोड़ा अपने वर्ड्स में इसको जो है ना एक्सप्लेन करना है। अब 2 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। आ गया, ये हम होमो और हेट्रो पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं, रेडिकल ये वो, इस पे हम अपने वर्ड्स में आते हैं। अरे भाई आजा आजा आजा, अच्छा इधर से इधर से इधर से इधर से हम आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। 2 क्वेश्चन के आंसर। वाई पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं? आंसर इज सिंपल, बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी। बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इस वजह से लो रिएक्टिविटी है। और दूसरा क्वेश्चन है, साइड क्वेश्चन, वाई दे आर लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव क्यों? 2 रीजन हैं। आंसर की बात करें, नंबर 1 ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अब एक इनर्ट होता है, एक एक्टिव होता है। इनर्ट का मतलब है कि स्टेबल हो। ठीक है, कि इसमें 2 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे आपको, जितने भी कार्बन का अल्केन उठा लें। एक तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा, वो भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो हाई एनर्जी चाहिए। जनरली रिएक्शन मिक्सचर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करते। कार्बन हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इनर्ट होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे। एक रीजन तो ये हो गया कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो इनर्ट होते हैं। दूसरा रीजन एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी।
एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी, कि कोई भी बॉन्ड पोलर नहीं है, सारे बॉन्ड क्या हैं, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से, बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और इनको पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन इस वजह से कहते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू दीज टू रीजंस। ये दो बातें समझ आ गई? ये दो गालियां समझ आ गई आपको? जल्दी बताएं। दो बातें, दो बातें, दो आंसर। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। अब आते हैं, अब आते हैं कि रिएक्टिविटी की बात करें। वैसे हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया, फिर भी एक मरतबा अपने वर्ड्स में कर रिएक्टिविटी। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, i.e. they are हाईली स्टेबल, कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद एट रूम टेम्परेचर, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस, दे ओनली अंडरगो, मुंह बंद बाबा, मुंह बंद छोकरा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये पैराफिन्स होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं उसके हमने लास्ट पेज पे आंसर लिख दिए। अब रूम टेम्परेचर पे इनका सिर्फ एक ही किस्म का रिएक्शन हो सकता है, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विथ हैलोजेंस, विथ हैलोजेंस। हाउएवर, उसके अलावा, हाउएवर एट स्पेशल कंडीशंस, एट स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि भाई कैटलिस्ट हमने यूज कर दिया, हमने हाई टेम्परेचर दे दिया, हमने हाई प्रेशर दे दिया, तो ये हो गई स्पेशल कंडीशन। यानी रिएक्शन आमतौर पे नहीं हो रहा था, हमने फोर्सली रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो क्या करते हैं, दे आल्सो अंडरगो, दे आल्सो अंडरगो क्या क्या देते हैं भाई? ये देते हैं नंबर 1 कंबशन। अब कंबशन रिएक्शन ऐसा है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, स्लो फास्ट हो सकता है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन जरूर होगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसमें मौजूद हाइड्रोजन के साथ वाटर बनाते हैं, और जब ये दोनों कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से हम इनको कहते हैं फ्यूल्स। और फ्यूल इज एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी ऑन कंबशन, ऑन बर्निंग और एनी रिएक्शन। ये फ्यूल ऐसा सब्सटेंस होता है जो एनर्जी दे। तो भाई सीएनजी की फॉर्म में हम नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, गाड़ी में भरते हैं, वो जल के एनर्जी देती है, गाड़ी चलती है। उसके बाद गैसोलीन सी पेंटेन से लेके आपके डिकेन तक हम गाड़ी में एज अ फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। फिर 11 से लेके 18 तक हम एज अ डीजल ऑयल गाड़ी में भरते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे कंपाउंड कहीं ना कहीं जल के एनर्जी देते हैं। अब जितना मास बढ़ता जाएगा, जितना मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो ऑक्सीजन उनमें कम मिक्स होगी, तो जलने की एबिलिटी क्या होगी, कम होती है। सबसे तेजी से कौन जलेगा, जिसका मास कम होगा। आपको शायद फर्स्ट ईयर से डिफ्यूजन याद हो, तो जो लाइटर गैसेज होती है वो इजिली डिफ्यूज होती है। जितना ऑक्सीजन इसमें इजिली मिक्स होगा उतना ज्यादा और स्मूथ बर्निंग होगी। तो स्मूथ बर्निंग किस में होगी, स्मूथ बर्निंग किस में होगी, स्मूथ बर्निंग होगी किसमें, छोटे हाइड्रोकार्बन में। मीथेन सबसे ज्यादा इजिली जलेगा एज कंपेयर टू इथेन, एज कंपेयर टू प्रोपेन, एज कंपेयर टू ब्यूटेन। ठीक है, कंबशन हो सकती है। उसके बाद कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन हो सकती है। उसके बाद इनमें नाइट्रेशन हो सकती है। उसके बाद इनमें क्या हो सकता है, क्रैकिंग,
अब देखें इनको हम स्पेशल कंडीशन क्यों करें, ये हाई टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन, ठीक है। कैटालिटिकल क्रैकिंग 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन 200 एटीएम प्रेशर, बहुत ही स्पेशल कंडीशन है और कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। नाइट्रेशन 400 से लेके 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी, ठीक है। क्रैकिंग मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विथ कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन जो है आप इनको, ये जो नीचे वाले रिएक्शंस हैं, आप इनको प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं कर सकते। सो एट रूम टेम्परेचर तो इसके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपका नाइट्रेशन भी है, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, पर ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे सिर्फ जो सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सी होती है, हेलोजिनेशन। क्या होता है, हेलोजिनेशन। अब हम बात करते हैं, हमने यहां तक क्या डिस्कस किया कि अल्केन हाईली स्टेबल होते हैं और हाईली रिलेक्टेंट टू जो है रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। तो नॉर्मली एक ही किस्म का रिएक्शन हो सकता है नॉर्मल कंडीशन पे, वो कौन सा था, कौन सी, नाइट्रेशन के हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन होगी इसमें, ठीक है। बाकी सारे रिएक्शन जो होंगे वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो उनको हम उसके प्रिंसिपल रिएक्शंस नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी बात ये कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, अब उसको थोड़ा तारीफ कर ले हम। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, a reaction in which one atom or group of atoms replaces, चुका मुंह बंद पुत्र, replaces other atom or group of atoms। क्या हो, ठीक है, हो ये कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम जो है वो दूसरे एटम को रिप्लेस करे, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करे। अब सिंपल एग्जांपल लें, आपके पास मीथेन है, आपके पास मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, होने दें, क्या है फिर, ये हाइड्रोजन, हम बात करते हैं कि इस हाइड्रोजन को क्या करे कि क्लोरीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या हो कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले, क्या बनेगा, HCl बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपका मीथेन था उसका एक हाइड्रोजन निकल चुका, तो उसकी जगह पे कौन आएगा, क्लोरीन। नाउ दिस इज द क्लोरीन जिसने किसकी जगह ली है, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन में यही पॉसिबल है क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। तो जब तक यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा तब तक दूसरा एटम आ नहीं सकता। तो एक ही एटम है जो इजिली आ सकता है, कौन कौन, ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, उसके बाद आयोडीन आ सकता है। अब कल हम पढ़ेंगे कि आमतौर पे हम जो इजिली कर सकते हैं, दैट इज क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। इट इज हार्ड टू कंट्रोल, इट इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल होता है। तो हम रूम टेम्परेचर पे सिर्फ जो अच्छी प्रोडक्ट ले सकते हैं वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की, और ये दोनों किसकी मौजूदगी में होते हैं, सनलाइट की। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो या आपके पास हीट हो थोड़ी सी या सनलाइट हो तो उसी में काम चल जाता है, ठीक है। सिर्फ धूप देनी होगी, धूप में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। टाइप कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन है। फिर आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन की कौन सी टाइप है। अब सब्स्टिट्यूशन 3 किस्म की हो सकती है। अगर तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनिशिएट या स्टार्ट फ्री रेडिकल करता है तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको अल्केन में मिलेगी और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में, बेंजीन में मिलेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको अल्काइल हैलाइड में मिलेगी। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप रेस्ट करें, ब्रेक करें, खेलें।